क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आप सभी ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। हम आपकी बुक रेनबो, जिसका चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है अभी ये चैप्टर, इसके 2 पार्ट्स मैंने तैयार किए थे और दोनों पार्ट्स आपको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में कक्षा 12 का फॉर्मेट अलग से बना रखा है मैंने। उस कक्षा 12 के फॉर्मेट को जब आप ओपन करेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां रेनबो बुक के सारे लेसन्स मिलेंगे, सारी पोएम्स मिलेंगी, सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। साथ ही कुछ पोएम्स के मैंने स्टैंजा सॉल्यूशन दिए हैं। आपको लेटर राइटिंग मिलेगी, नोटिस राइटिंग, पोस्टर ड्राफ्टिंग मिलेगी। तो 50% सिलेबस की जो बात हो रही है, 50% सिलेबस आएगा। आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये, तो 50% में क्या है कि रेनबो बुक ही आनी है संभवतः, क्योंकि ये बुक मेन होती है रेनबो, यही बुक आनी है। शायद जो दूसरी बुक है आपकी पैनोरमा, वो शायद हटा दी जाएगी, क्योंकि रेनबो बुक मेन होती है। तो आप इस रेनबो बुक के साथ बने रहिए और मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को आप लगातार देखते रहिए। एक दूसरी बात और मैं करना चाहूंगा कि अब जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके सहयोग से मेरे, लेकिन ये 1500 सब्सक्राइबर्स 48% हैं। 52% ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, ऐसे मेरे वीडियोस को देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो उन 52 व्यूअर्स से 52% का मतलब है 1500 व्यूअर्स और बढ़ जाना, 1500 सब्सक्राइबर बढ़ जाना। तो उन 1500 व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वीडियोस देखते हैं, उनसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ही आप प्लेलिस्ट को खोल पाएंगे। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन, जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर लिया था उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं YouTube पे, तुरंत से आपके पास सूचना पहुंच जाती है YouTube पर कि तुम्हारे इंग्लिश गुरु ने वीडियो अपलोड कर दी है। चलिए आज क्वेश्चन आंसर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लेकर के चलते हैं आपकी रेनबो बुक में से। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पहला ही प्रश्न है, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? मैंने आपको बताया था उसमें कि फाइटोप्लैंक्टन एक घास है जो समुद्र के पानी पर उगती है और ये फूड चेन को कंटिन्यू करती है। तो लिखते हैं बुक में से। अगर आप देखना चाहेंगे कि ये आंसर कहां है तो मैं आपको बता दूंगा। ये आपके पेज नंबर 55 पे है, 55 की लास्ट लाइन है ये। फाइटोप्लैंक्टन क्या है इसको मैं लिख देता हूं। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटो प्लैंक्टन इज द माइक्रोस्कोपिक grasses of the sea, that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? इज द माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस, सूक्ष्म घासें हैं
ऑफ द सी, समुद्र की, दैट नरिसेज, जो पालन पोषण करती हैं, एंड सस्टेन, और संभाले रखती हैं, किसको? द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन, पूरे दक्षिणी समुद्र की खाद्य श्रृंखला को संभालने का काम करती है फाइटोप्लैंक्टन, जो कि एक घास है। हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार हिमालय कैसे बना था? कैसे बना था लिखते हैं, ये पेज नंबर 54 पर है। हिमालयाज are also the part of Himalayas are also the part of supercontinent, गोंडवाना। हिमालय विशाल महाद्वीप गोंडवाना के भाग हैं, और इसमें दिया हुआ है कैसे बना था, ये देखिए। इंडिया वॉज पुश्ड, भारत को धक्का दिया गया था नॉर्थवर्ड्स, उत्तर की तरफ। भारत को उत्तर की तरफ धकेला गया था अगेंस्ट एशिया, और एशिया से आकर के टकराया था फिर भारत को धक्का दिया गया था। भारत को धक्का दिया तो ये एशिया से टकराया, एशिया से टकराया तो क्या हुआ? टू बकल इट्स क्रस्ट, इट्स क्रस्ट। तो जो भारत की जो भूपटल थी, क्रस्ट मीन्स भूपटल, पृथ्वी का हिस्सा, जो धरती थी ऊपर की, बकल, वो एकदम से टूट गई और ऊपर उठ गई। भाई कोई चीज आप इस किताब पर, मैं ये यहां से रुकी हुई है, आगे से इधर से रुकी हुई है मान के चलिए, और मैं पीछे से धक्का दूंगा तो ये किताब कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। आगे से रोक दिया और पीछे से धक्का पड़ रहा है तो ऐसे मुड़ जाएगी ना। तो भारत पे पीछे से धक्का पड़ा और टकराया वो एशिया से, एशिया से टकराया तो क्या? बकल ऊपर उठ गया, इट्स क्रस्ट, इसकी भूपटल ऊपर उठ गई, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और क्या हुआ? हिमालयाज बन गए। What does the author compare stretching and running of crab eater seals to? लेखक किस चीज से तुलना करता है आराम करती हुई और दौड़ती हुई क्रैब ईटर्स, केकड़े खाने वाली मछलियों की, केकड़े खाने वाले मछलियों की किन चीजों से तुलना करता है? ऑथर कंपेयर्स crab eater seals, crab eater seals with the stray dogs, आवारा कुत्तों से तुलना करता है, which take shelter, which take shelter under banyan tree, जो शरण लेते हैं बरगद के पेड़ की छांव में, अंडर द शेड ऑफ, अंडर द शेड, और लिख लें यहां अंडर द शेड ऑफ, जो बरगद के पेड़ की छांव में शरण लेते हैं, अंडर द शेड ऑफ, और लिख लेना यहां पे। तो ऑथर कंपेयर्स क्रैब ईटर सील्स, ऑथर केकड़े खाने वाले मछलियों की तुलना करता है स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों से,
विच टेक शेल्टर, जो शरण लेते हैं, अंडर द शेड ऑफ बैनियन ट्री, बरगद पेड़ की छांव में। अगले 3 प्रश्न और मैं यहां पे लिखने वाला हूं। आप चौथा प्रश्न, वाई इज फाइटोप्लैंक्टन नेसेसरी, फाइटोप्लैंक्टन जरूरी क्यों है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अंटार्कटिका, बायोडाइवर्सिटी जो अंटार्कटिका की जैव विविधता है, उस जैव विविधता के जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के लिए यह आवश्यक क्यों है, क्यों है देखिए, it is a microscopic, it is a microscopic single celled plant, ये सूक्ष्म एक कोशिकीय प्लांट, पौधा है, घास है। which use sun's energy, जो सूर्य की शक्ति का, सूर्य की जो ताकत है, ऊर्जा है, उसका प्रयोग करती है टू एब्जॉर्ब कार्बन, कार्बन को सोखने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में ये सूर्य की जो ऊर्जा है उसको प्रयोग में लेती है। तो सूर्य की ऊर्जा से बचाती है एक तो, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से बचाती है। अच्छा, और क्या किस लिए आवश्यक है ये? द लाइव्स ऑफ मरीन एनिमल्स, the lives of marine animals and birds depend on it for food chain, खाद्य श्रृंखला के लिए जो जलीय जानवर हैं, मरीन जलीय जानवर हैं और पक्षी हैं, वो निर्भर करते हैं फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फॉर फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के लिए। एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल is also controlled by it. ग्लोबल वैश्विक कार्बन चक्र, वैश्विक कार्बन चक्र इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे? कार्बन को सोख लेती है, ये कार्बन को सोख लेती है और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करती है कार्बन को सोखने में। तो वैश्विक कार्बन चक्र को नियंत्रित करने का काम भी करता है क्या? फाइटोप्लैंक्टन। व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट रिएक्शन ऑन रीचिंग एंटार्क्टिका एंड व्हाई? पहला प्रतिक्रिया क्या थी लेखक की वहां पहुंचकर, और क्यों? हिज ऑथर्स first reaction was of chilling prospect,
उसके जो विचार थे वो चिलिंग, डरावने थे। प्रोस्पेक्ट मीन्स कल्पना और चिलिंग मीन्स सर्दी वाले, डरावने थे। बिकॉज she had to stay, because she had to stay on the ice for 2 weeks, क्योंकि उसे 2 हफ्ते बर्फ की चादर पे ठहरना था, बर्फ की सतह पे रुकना था। अच्छा, और क्यों थे उसका रिएक्शन ऐसा? इसका रिएक्शन ऐसा इसलिए था, she felt herself here walking in a giant ping pong ball, giant ping pong ball। उसने महसूस किया अपने आप को, यहां चली, जब वो इस पर चली थी, वो she felt herself walking in a giant ping pong ball। उसको ऐसा लगा जैसे मैं टेबल टेनिस की गेंद में चल रही हूं, ऐसा महसूस किया उसने। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, जिस पर मनुष्य के कोई चिन्ह ही नहीं थे यहां अंटार्कटिका पे। नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, और बिल्डिंग्स। ना तो यहां पे मनुष्य के चिन्ह थे, डिवॉइड, वंचित था ये स्थान, ये गेंद जिस पर वो चल रही थी अंटार्कटिका पर, ये वंचित था ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, मनुष्य के कोई चिन्ह ही नहीं थे यहां पे। ना कोई पेड़ थे यहां, ना बिलबोर्ड, ना कोई विज्ञापन वाले बोर्ड, ना ही बिल्डिंग्स थी, ना ही इमारतें थी। Which program was author a part of on his expedition to Antarctica? अंटार्कटिका के अभियान पर लेखक कौन से कार्यक्रम का हिस्सा थी? Why was the program successful? ये सफल क्यों था? Author was a part of students on ice, students on ice program, which was headed by, जो कि चलाया जा रहा था किसकी अध्यक्षता में? बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जो कैनेडियन जॉफ ग्रीन की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। और ये सक्सेसफुल क्यों था? व्हाई वाज द प्रोग्राम सक्सेसफुल? बिकॉज it was offering knowledge, क्योंकि ये ज्ञान प्रदान कर रहा था टू द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन
ऑफ पॉलिसी मेकर्स when they are ready ऑफरिंग, ये नॉलेज की जगह पे आप लिख लें ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यहां पे आ जाएगा ये। इट वॉज ऑफरिंग अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू फ्यूचर जनरेशन, यहां पे आ जाएगा एक्सपीरियंस टू फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब और लर्न। तो देखिए ऑथर वॉज पार्ट, ऑथर हिस्सा थी ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, हिम पर विद्यार्थी प्रोग्राम का हिस्सा थी, विच वॉज हीडेड, जो चलाया जा रहा था बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन के द्वारा। सक्सेसफुल क्यों था? बिकॉज इट वॉज ऑफरिंग, ये प्रदान कर रहा था ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक जीवन बदलने वाला अनुभव प्रदान कर रहा था, किसको? टू फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी को, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो नीति निर्धारण करने वाली नीतियां हैं, नियम बनाने वाली नीतियां हैं, उनको जीवन के बदलाव के अनुभव प्रदान कर रहा था। दे आर रेडी, और ये जो पीढ़ी है तैयार है टू एब्जॉर्ब और लर्न इट, इस चीज को सौंखने के लिए और सीखने के लिए, आत्मसात करने के लिए ये पीढ़ी तैयार है। तो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर हो गए। लास्ट में एक अपील और करूंगा कि जो सब्सक्राइबर्स मुझे लगातार देख रहे हैं, व्यूअर्स मुझे लगातार देख रहे हैं, और तकरीबन 1500 ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्लेलिस्ट ओपन कर पाएंगे वो। और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने का एक फायदा है कि जैसे ही मैं YouTube पे अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना तुरंत से आपके पास पहुंच जाती है। तो जो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पहले मुझे सब्सक्राइब कर लिया था और बेल आइकन नहीं दबाया, वो बेल आइकन जरूर दबाएं। और नए सब्सक्राइबर्स जो 1500 व्यूअर्स हैं, 1500 जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि भविष्य में मैं कंपटीशन की इंग्लिश ग्रामर आपके लिए देना स्टार्ट करूंगा जब आप 12th पास कर लेंगे। और इंग्लिश के कंपटीशन की ग्रामर आपको हर कंपटीशन में चाहिए होगी, इसलिए आप अपने इंग्लिश गुरु पे भरोसा कीजिए, उमेश चौधरी पर, और इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि भविष्य में कंपटीशन वाली ग्रामर आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।